हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो हमारी सेकंड वीडियो है रिवीजन सीरीज की, इसमें हम रिवीजन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का और कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट भी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी ये भी, और ख़ास तौर से जो स्टूडेंट कॉम्पिटिशन्स की तैयारी में हैं और एग्ज़ाम से पहले रिवीजन चाहते हैं उस प्रोस्पेक्ट्स में काफ़ी लाभ देगी। तो जो इसमें मैंने पॉइंट डिस्कस किया, पहला वो किया है वाइब्रेशन ऑफ मोनो एटॉमिक लेटिस। हमारा जो लेटिस एटम है वो एक ही तरीका का है। मोनो एटॉमिक का मतलब होता है एक ही तरीका का एटम। हम सब जानते हैं कि जब सॉलिड के जो लेटिस एटम है वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, और अगर किसी क्रिस्टल लेटिस के अंदर जो सारे लेटिस एटम हैं वो एक ही तरीका के हैं तो उनको बोलते हैं हम मोनो एटॉमिक। और लेटिस का मतलब जो लेटिस एटम हैं, और वाइब्रेशन से जो मतलब है जब भी कोई पार्टिकल या कोई भी लेटिस एटम जब भी मोशन करेगा, वाइब्रेशन करेगा, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, और फ्रीक्वेंसी होगी वेव वेक्टर का फंक्शन। तो उसको कहते हैं हम ओमेगा के रिलेशन या डिस्पर्सिव रिलेशन। तो इसमें डिस्पर्सिव रिलेशन ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, जो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा है, उसकी वैल्यू होती है 2/n समेशन CP और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस पी के। यहाँ पे जो ये P है वो नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन को बताता है कि जो हमारा जैसे लेटिस के एटम से, मैं थोड़ी सा डायग्राम पे यहाँ समझाता हूँ कि अगर हमारा कोई पर्टिकुलर लेटिस एटम है, अगर वो केवल नियरेस्ट नेबर से इंटरेक्शन कर रहा है, ये एक हमने ये कंसीडर कर रखा जिसका मास m है, तो अगर यहाँ और यहाँ इसका इंटरेक्शन है तो P की वैल्यू को हम सिंपली 1 लेते हैं। अगर ये P की वैल्यू को 1 और 2 ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस गिवन लेटिस एटम का, इस वाले का, इसका इंटरेक्शन इसके साथ और इसके साथ ले रहे हैं, तब P की वैल्यू को 2 लेंगे। तो P बराबर 1 में क्या होता है कि जो लेटिस एटम है इस पे इन दोनों का ज़्यादा असर होता है और आगे वालों का असर कम होता जाता है। इसी तरीका से जो ये कांस्टेंट है CP की वैल्यू, C1 तो जब होता है जब P की वैल्यू 1 लेते हैं, और C2 ये तब होगा जब P की वैल्यू 2 लेंगे। P2 कब होगा? P2 होगा जब ये पर्टिकुलर लेटिस एटम हमने ले रखा है, जब ये इनका इंटरेक्शन इसके साथ होगा, और P बराबर 1 होगा पड़ोस वालों के साथ में। तो C1 बहुत ज़्यादा हायर होता है C2 और C3 के मुकाबले। तो इन जनरली नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन ही यहाँ पे ज़्यादा पिक्चर में होता है, तो वहाँ पे हम P को 1 ले लेते हैं नियरेस्ट नेबर के लिए। जब देखते हैं तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 2C1/M 1 माइनस कॉस के, इस तरीका का रिलेशन हो जाएगा नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन। अगर वो इसी क्वेश्चन को कहता है कि इंटरेक्शन जो हो रहा है लेटिस एटम का वो पहले जो दो नियरेस्ट नेबरों के साथ हो रहा है, तो इसका एक्सप्रेशन बदल जाएगा 2C1/M 1 माइनस कॉस के प्लस 2C2/M 1 माइनस कॉस 2 के। इस तरीका से लेंगे फिर ओमेगा की वैल्यू, अगर दो के साथ इंटरेक्शन दिखाएंगे। इस तरीका से समझे तो सिंपली क्वेश्चन ये भी आता है, और साथ साथ ये भी याद रखें यहाँ कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को खोलते हैं यहाँ से ओमेगा स्क्वायर एक्सप्रेशन को, तो इस एक्सप्रेशन को मैं अगर केवल नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन तक देखूं तो यहाँ पे P की वैल्यू को 1 ले लूंगा C1/M और 1 माइनस कॉस के, और ये एक्सप्रेशंस जो बन जाएगा ये पूरा, इसकी जगह पे मैं लिख पाऊंगा 2 साइन स्क्वायर K/2। तो ये एक्सप्रेशन ओमेगा स्क्वायर का बन जाएगा यहाँ से 4C1/M साइन स्क्वायर K/2, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ओमेगा/√4C1/M की वैल्यू आ जाएगी साइन K/2। तो ये हमने यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा ये कर्व है जो हमने यहाँ खींच रखा है, W/4C1/M की पावर हाफ बराबर साइन K/2, और मॉड ले लिया है क्योंकि ओमेगा की वैल्यू माइनस नहीं होती। क्योंकि अगर यहाँ पे हम इसको मॉड में नहीं लेंगे, ये मॉड का मतलब है कि ये वैल्यू केवल हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ओमेगा कभी नेगेटिव नहीं होता है जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए यहाँ पे मॉड ले लिया गया है। अब इस कर्व में हम देखें ओमेगा/4C1/M की पावर हाफ इधर ले लिया है, और K की वैल्यू को हमने यहाँ से वैल्यू देनी शुरू की है। तो जब हम K की वैल्यू को यहाँ से -π/a यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे ओमेगा/4C1/M 1 हाफ की वैल्यू 1 हो जाएगी, मीन्स ये दिस इज इक्वल टू 1। तो ये 1 से शुरू हो जाएगी वैल्यू, और फिर जब हम K की वैल्यू को यहाँ 0 ले लेंगे, -π/a से +π/a के बीच में रीजन दिया है, जब हम यहाँ K को 0 कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो वहाँ पे ओमेगा जो 0 आ जाएगा जो यहाँ आ रहा है। फिर हमारा साइनसोइडल कर्व ये हमें मिलेगा, और K बराबर π/a पे, -π/a पे भी और +π/a पे ये वैल्यू मैक्सिमम देगा ओमेगा की, जो यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ओमेगा की? 4C1/M इसकी पावर हाफ। C1 है फोर्स कांस्टेंट होता है, और M मास ऑफ द एटम, लेटिस एटम का जो मास है वो होता है। तो इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा डायग्राम। इस पर मैं बता दूं क्वेश्चन आते किस टाइप के, ये भी थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। एक तो यही पूछ लेता है कि ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो अगर हमसे ये पूछता है कि ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी,
तो ओमेगा की इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4c1/m और इस पूरे की पावर हाफ। ये ओमेगा मैक्सिमम है। और ओमेगा मिनिमम कहाँ होगा? के की किस वैल्यू के लिए होगा? 0 होगा। ये के बराबर 0 पे होगा और के बराबर -π/a और π/a पे ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और डिस्पर्सिव रिलेशन इसको इसीलिए कहा जा रहा है कि ये ओमेगा के रिलेशन है बेसिकली। जैसे जैसे हमारा वेव वेक्टर बदलेगा उसी तरीका से हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी। तो के का जो बदलाव है वो -π/a और π/a पे ओमेगा मैक्सिमम होगा और के बराबर 0 पे हमारा जो ओमेगा है वो 0 होगा। और इन दोनों के जो ये पूरा क्षेत्र बनेगा -π/a से +π/a, इसको हम फर्स्ट ब्रिलियन जोन रीजन कहते हैं। तो ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि फर्स्ट ब्रिलियन जोन रीजन कहाँ है, तो बताएं के की वैल्यू जब -π/a से +π/a के बीच होगी। और ए क्या है यहाँ पे? ए है लेटिस कांस्टेंट। और लेटिस कांस्टेंट का मतलब होता है कि जब ये हमारे लेटिस के एटम रखे होते हैं तो इनके बीच का जो ये सेपरेशन होता है ये इसको हम लेटिस पैरामीटर कहते हैं ए। तो ये इंपॉर्टेंट था इसमें। साथ साथ ये याद रखें कि जो हमारी ओमेगा के रिलेशंस में ओमेगा साइन का फंक्शन है। और जब हम ग्रुप वेलोसिटी निकालेंगे यहाँ से, अगर फेज वेलोसिटी हमें चाहिए तो याद रखें कि फेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है ओमेगा अपॉन के। वीपी की जो वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं ओमेगा अपॉन के फेज वेलोसिटी। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी और के जो वेव वेक्टर होता है। और वीजी चाहिए तो वीजी ग्रुप वेलोसिटी निकलती है हमारी डी ओमेगा बाई डी के से। और इसका मतलब होता है जब वेव वेक्टर डी के में बदलाव हमारा के में बदलाव डी के है तो फ्रीक्वेंसी में बदलाव डी डब्ल्यू है। तो उसका जो चेंज रेट ऑफ चेंज डी ओमेगा बाई डी के का उसे ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। तो वीजी की जो वैल्यू है यहाँ पे वो हमारी मिलती है डी ओमेगा बाई डी के से। यहाँ से हम जब उसे सॉल्व करेंगे और पी की वैल्यू को 1 लेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा C1a² m की पावर हाफ cos k/2। तो याद रखें कि जो फेज वेलोसिटी थी वो sin k/2 पर निर्भर कर रही थी और यहाँ ग्रुप वेलोसिटी cos k/2 पे। तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे कि ग्रुप वेलोसिटी किसका फंक्शन होता है, तो cos k/2 का फंक्शन होता है। फेज वेलोसिटी कहता है किसका फंक्शन होगा, तो आंसर लगाएंगे sin k/2 का। के यहाँ पे होगा वेव वेक्टर और एक कहलाएगा लेटिस पैरामीटर्स, जो मैं अभी बता रहा था सेपरेशंस दो लेटिस एटम के बीच का। तो याद रखें ग्रुप वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब अगर हम यहाँ के की वैल्यू को π/a कर देते हैं यहाँ, तो के की वैल्यू को जैसे हम π/a करेंगे तो यहाँ पे cos π/2 बन जाएगा और cos π/2 का मतलब होगा 0। तो यहाँ पे जो हमारा π/a पे इस यहाँ पे और इस पॉइंटों पे यहाँ पे हमारी जो ग्रुप वेलोसिटी है वो 0 होगी। तो देख रहे हैं हम कि जहाँ फेज वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है वहाँ ग्रुप वेलोसिटी जो है मिनिमम हो रही है, क्योंकि साइन और कोस हमारे उल्टे चलते हैं फेज के हिसाब से अगर देखें, क्योंकि जहाँ साइन हमारा मैक्सिमम होगा वहाँ पे कोस मिनिमम होता है। तो उसी तरीका से रिजल्ट भी आ रहा है ग्रुप वेलोसिटी और फेज का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं इसमें डिस्कस कर रहा था। उसके बाद हमारे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है लेटिस विद 2 एटम प्रिमिटिव सेल। अगर प्रिमिटिव सेल के अंदर लेटिस एटम्स 2 डिफरेंट टाइप के हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। और ये जो एग्जाम्पल्स देखा जाता है वो हमारे KBR में देखा जाता है। इस तरीका का जर्मेनियम में मिलता है कि जहाँ 2 एटम्स पर प्रिमिटिव सेल के एग्जाम्पल्स होते हैं। उनमें क्या देखते हैं कि अगर p एटम्स हैं प्रिमिटिव सेल के अंदर, एक प्रिमिटिव सेल है और उसमें जो एटम हैं वो p हैं, तो ब्रांचेज बनती हैं इसके अंदर 3p ब्रांचेज बनती हैं डिस्पर्सिव रिलेशंस की। और 3p ब्रांचेज में 3 एकॉस्टिकल ब्रांचेज और 3p-3 ऑप्टिकल ब्रांचेज। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, जो कॉम्पिटिशन्स की दुनिया में पूछा जाता है। अगर ये भी याद रखें कि ये 3D के लिए है, 3 डायमेंशंस के अंदर। अगर इसी क्वेश्चन को वो 2D में पूछता है तो यहाँ पे ये याद रखें कि देयर आर p एटम्स इन प्रिमिटिव सेल इन 2 डायमेंशन, देयर विल बी 2p ब्रांचेज। फिर ब्रांचेजों की संख्या बनेगी 2p। और यहाँ पे 2 तो बन जाएंगे एकॉस्टिकल ब्रांचेज और 2p-2 बन जाएंगी हमारी ऑप्टिकल ब्रांचेज। बताऊंगा थोड़ा सा मैं ब्रांचेज के बारे में भी। उसी के अलावा अगर p एटम है प्रिमिटिव सेल के अंदर 1D का केस है तो यहाँ पे 1 एकॉस्टिकल ब्रांचेज बनेगी और यहाँ से p-1 जो है वो हमारी ऑप्टिकल ब्रांचेज बनेंगी। तो ये भी याद रखें 1D, 2D, 3D को हम कैसे बनाते हैं 3D से। उसके बाद अगर हम इस की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और डिस्पर्सिव रिलेशन इसके लिए पूछा जाता है तो इसका सिंपली रिजल्ट याद रखें m1 m2 ओमेगा की पावर 4 माइनस 2c और ब्रैकेट में m1 प्लस m2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस के बराबर 0। ये हमारा ओमेगा के रिलेशंस होता है किस केस के लिए, लेटिस विद 2 एटम्स पर प्रिमिटिव सेल। इसे ओमेगा के रिलेशंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ओमेगा और के इनके बीच में रिलेशन प्रोवाइड कर रहा है। मींस जब लेटिस एटम्स 2 एटम प्रिमिटिव सेल में होंगे तो सदा उनकी फ्रीक्वेंसी और उनके वेव वेक्टर इस रिलेशन को सदा ओबे करेंगे। यहाँ पे जो हमारा डिस्पर्सिव रिलेशन था उसमें क्या था
कि मोनो एटॉमिक के अंदर केवल एक ही तरीका का मास था, एक ही। यहाँ पे क्या है, दो तरीका के मास है, एक मास m1 और एक मास m2। तो इसमें क्या है कि इसके लिए हम अब केस यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो दो केस अलग अलग अप्लाई करेंगे। एक जब हम k की वैल्यू को 0 ले लेंगे और एक जब k की वैल्यू को पाई अपॉन a लेंगे। तो जब हम k की वैल्यू को यहाँ 0 लेंगे, यहाँ पे k की वैल्यू को 0 कर देंगे तो cos 0 बन जाएगा, और cos 0 बनते ही ये वैल्यू हमारी होगी 1, और 1 माइनस 1 0 होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी। और यहाँ से जब इस दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर केवल हमारी ये टर्म्स बाकी बची रह जाएगी, दिस 1। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू या तो ओमेगा स्क्वायर 0 होगा या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम देखेंगे वो आएगी 2c इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। उसे हम लिख पाएंगे ओमेगा बराबर 2c 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 की पावर हाफ। ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब k वेव वेक्टर की वैल्यू 0 होगी और उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी 2c 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 की पावर हाफ। ये जो पहला केस है, ये हमारी जो ब्रांचेज है ये ऑप्टिकल फोनोन ब्रांचेज कहलाती है और ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, दिस 1। जब हम इसी में k की वैल्यू को पाई अपॉन a कर देंगे तो यहाँ पे k बराबर पाई अपॉन a पे वैल्यू हमें देगा cos पाई, यहाँ से रह जाएगा पाई अपॉन a पे, और cos पाई की वैल्यू हो जाएगी -1। तो 1 प्लस 1 ये 4 हो जाए, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4c स्क्वायर होगा। और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है, जब इसे k बराबर पाई अपॉन a पे करेंगे तो फ्रीक्वेंसी दो मिलेंगी, एक मिलेगी 2c अपॉन m2 की पावर हाफ और एक मिलेगी 2c अपॉन m1 की पावर हाफ। तो ये दो फ्रीक्वेंसी हमें तब मिलेंगी और ये फ्रीक्वेंसी हमें तब मिलेगी जब k की वैल्यू को 0 लेंगे। तो जब ये फ्रीक्वेंसी अपनी हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ को आएगी तो यहाँ से हमें मिलेगी ऑप्टिकल फोनोन ब्रांचेज। k बराबर 0 में जब पाई अपॉन a तक धीरे धीरे k की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो ब्रांचेज बनेगी वो कहलाएगी एकॉस्टिकल फोनोन ब्रांचेज। ऑप्टिकल इस फोनोन ब्रांच इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस समय पे ये कंडीशंस बन रही होती है तो इस तरीका की क्रिस्टल लेटिस एटम्स की लेयर बन जाती हैं, इस तरीका से एक लेटिस एटम्स इस लेयर पे चलते हैं, दूसरे लेटिस एटम्स इस लेयर पे चल रहे होते हैं, और ऐसा लग रहा होता है कि पूरी की पूरी लाइट अगर उनके ऊपर डाली जाए तो ऐसा महसूस होता है कि वो लाइट उनसे निकल के आ रही है। और क्योंकि वो लाइट से लिंक हो जाती हैं ब्रांचेज, लाइट उनसे सीधी रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है लेयर के कारण, तो उसी वजह से इसका नाम हमारा ऑप्टिकल फोनोन ब्रांचेज कहलाता है। एकॉस्टिकल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ब्रांचेज हैं इसमें फोनोन, हम सब जानते हैं फोनोन की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ साउंड होती है, और साउंड से जो लिंक होता है वो एकॉस्टिकल का होता है, तो इसको हम एकॉस्टिकल बोलते हैं, इसको ऑप्टिकल बोलते हैं। इसमें 3 4 5 क्वेश्चंस जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो ये है कि जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो दिस 1 है, और इसी में एक सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है कि कौन सी जो फ्रीक्वेंसी है वो से जो हमारा लेटिस एटम है वो नहीं रख सकते। तो 2c अपॉन m2 की पावर हाफ और 2c अपॉन m1 की पावर हाफ, इन दोनों के बीच में जो ये फ्रीक्वेंसी रीजन है ये फॉरबिडन रीजन कहलाता है, दिस रीजन, ये रीजन। जैसे पूछे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी नहीं रख सकता, जो लेटिस एटम वाइब्रेट करते समय पे इन दोनों फ्रीक्वेंसियों का जो अंतर है, ये क्षेत्र है, मैं थोड़ा सा डायग्राम पे दिखाता हूँ। तो ये जो हमारा यहाँ से एक क्षेत्र ये बन के आएगा, ये रीजन्स, दिस रीजन्स, इसे लेटिस एटम कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं रखता, ये कहलाता है फॉरबिडन रीजन, क्योंकि इस तरीका की फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। एक तो यही है, पूछता है कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन सी ब्रांच की होती है, तो देखें कि इसमें सबसे ज्यादा ऑप्टिकल फोनोन ब्रांच की फ्रीक्वेंसी होती है। वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो ये आंसर मार्क करना है। इसकी ऑप्टिकल फोनोन ब्रांच की लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो ये पॉइंट है जहां पे 2c अपॉन m2 की पावर हाफ। और ये भी याद रखें कि m1 को यहाँ पे m2 से बड़ा रखा गया है। अगर इसका उल्टा कर देंगे तो ये वैल्यू m2 की जगह पे m1 आएगा, फिर m1 यहाँ चला जाएगा अगर ये वैल्यू कंडीशन हम उल्टी कर देते हैं, तो ये भी याद रखें। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस देखे गए हैं लगातार। इसमें ये भी याद रखें कि ऑप्टिकल जो फोनोन ब्रांचेज बनती हैं इस तरीका से, ऑप्टिकल ब्रांच बन के आती है इस तरीका से, ये इस तरीका से एक लेयर तो चलती है हमारी नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक चलती है ऊपर डायरेक्शन में, इस तरीका से। ये अगर पॉजिटिव आयन की लेयर है तो इधर से नेगेटिव आयन की लेयर बन के आती है, दिस 1। तो ये इनका अगर एक का हम वेलोसिटी किसी मोमेंट के ऊपर u माने, दूसरे की v माने, तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन ओबे होता है, और वहाँ पे अगर एक की वेलोसिटी हम सपोज किया u मान लेते हैं m1 वालों की और इसकी मान लेते हैं v, तो यहाँ m1 u मोमेंटम होगा और इसका m2 इंटू v होगा मोमेंटम।
और इन दोनों का मोमेंटम का सम 0 कर दें, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की का मोमेंटम 0 होता है। तो m1u प्लस m2v बराबर 0 जैसे ही हम करेंगे तो u अपॉन v की वैल्यू माइनस m2 अपॉन m1 आएगी, जो यहाँ पे हमने लिखी है। और ओमेगा के रिलेशंस ये हमारा, जब हम cos k को k की वैल्यू को कम रखेंगे तो cos k को लिख देंगे 1 माइनस k स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2, और फिर इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा और एकॉस्टिकल ब्रांचेज का। तो ये शुरू में जहाँ फ्रीक्वेंसी हमारी कम थी वहाँ पे इस तरीका का ओमेगा के रिलेशन लीनियर कर्व की तरफ को जाता है। तो ये हमें 4-5 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। लेकिस हीट कैपेसिटी डिस्कस की है, हम फोनोन मोमेंटम पहले मैं डिस्कस करता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। फोनोन के बारे में याद रखें कि फोनोन जो होता है वो लेटिस वाइब्रेशन का जो है क्वांटा होता है। जब हमारा लेटिस डिफॉर्म होता है तो उस समय पर फोनोन पिक्चर में आता है। जैसे लेटिस के एटम्स रखे होते हैं अपनी मेन पोजीशन पे, और अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ से आकर टकरा जाए उससे तो क्वांटा जो है डिस्टर्ब जैसे ही होगा तो वहाँ पर फोनोन पैदा होगा। फोनोन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि फोनोन का केमिकल पोटेंशियल 0 होता है, फोनोन जो है हमारा स्पीड ऑफ साउंड से मोशन करता है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए फोनोन के बारे में। फोनोन कोई भी रियल मोमेंटम कैरी नहीं करता, लेकिन बिहेव ऐसे करता है कि उसके पास फोनोन की जो एनर्जी है वो h कट ओमेगा है, और उसका मोमेंटम ऐसा है कि जो उसकी एनर्जी h कट ओमेगा है उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका मोमेंटम होता है उसको उसका मोमेंटम कहते हैं, तो वो भी फंक्शन ओमेगा का होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है इसकी, फोनोन जो है वो फिजिकल मोमेंटम कैरी ऑन नहीं करता, एनर्जी इसकी h कट ओमेगा होती है, और क्वांटा कहलाता है लेटिस वाइब्रेशन का। और फोनोन का जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिलता है वो भी मैं बता दूं, फोनोन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ मिलता है BCS थ्योरी में, बार्टिन-कूपर-शेफर थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। वहाँ इसका प्रूफ भी मिलता है कि हाँ ये इसका एग्जिस्टेंस है। अगले पॉइंट में डिस्कस किया है कि क्वांटम यूनिट जो होती है लेटिस वाइब्रेशन की वो फोनोन होती है, और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो एनर्जी फोनोन की h कट ओमेगा है, जो मैं अभी डिस्कस ही कर रहा था। इलास्टिक स्कैटरिंग में ये है कि अगर हमारा वेव वेक्टर k है और स्कैटर्ड हो जाता है कहीं से, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी जो है चेंज होती है तो उसका वेव वेक्टर भी बदलता है। तो हमारे पास जो वेव वेक्टर है फोनोन का और फोटोन का अगर हम लिंक करें, क्योंकि इनके बीच में फोटोन फोनोन के जो लिंक हैं वेव वेक्टर के वो होते हैं k बराबर k डैश प्लस ये जो k है ये ले रखा है फोटोन के लिए वेव वेक्टर, और g ले रखा है रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर। तो ये फोनोन के और फोटोन के साथ में है कि अगर कोई फोनोन है उस फोनोन का वेव वेक्टर हमें देखना है तो ये करस्पॉन्डिंग टू, अगर इसको मैं कहूँ कि ये क्या है तो दिस इज करस्पॉन्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन है। क्योंकि जैसे ही हम वेव वेक्टर को h कट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ h कट कर देंगे, यहाँ h कट कर देंगे, यहाँ h कट कर देंगे, दिस h कट, तो जो शुरू में मोमेंटम था, और शुरू में मोमेंटम अगर वेव वेक्टर k था और h कट से हमने उसे मल्टीप्लाई किया तो शुरू का मोमेंटम हो जाएगा। h कट k डैश जो है वो न्यूट्रॉन के लिए है। तो यहाँ पर हमने जो इंटरेक्शन माना वो ये है कि जो केस है इन केस ऑफ फोनोन, फोटोन और न्यूट्रॉन और रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, अगर इनके एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकलों में या फर्दर और पार्टिकलों में अगर वो डिवाइड होता है तो मोमेंटम कंजर्वेशन को भी करेगा। और कंजर्वेशन इस तरीका से होगा कि जो बिफोर द प्रोसेस है और आफ्टर द प्रोसेस है, अगर उनके मोमेंटम देखे जाएंगे प्रोसेस के तो वो सदा सेम आएंगे। तो ये इसी को बता रहा है कि जो हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ है वो किस तरीका से इसमें ओबे होता है। अगर फोनोन से जो पैदा हो रहे हैं वो फोटोन, न्यूट्रॉन और रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, इसमें कन्वर्ट हो रहा है इसका मोमेंटम, तो फोनोन का जो मोमेंटम होगा वो फोटोन, न्यूट्रिनो और लेटिस वेक्टर के मोमेंटम के बराबर होगा। और अगर हमारा दूसरा भी तरीका हो सकता है कि न्यूट्रॉन से टकराने के बाद फोटोन में और रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर में बदल रहा है, तो इन दोनों का जो मोमेंटम है वो इन दोनों के मोमेंटम के बराबर होगा। तो वो ये देखना पड़ता है कि प्रक्रिया में कहाँ से प्रोजेक्शन किस चीज़ का हो रहा है। लेकिन सदा याद रखें कि दुनिया में कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं है जिसमें मोमेंटम कंजर्वेशन ओबे ना होता हो, इवन दो चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे माइक्रोस्कोपिक हो, चाहे माइक्रोस्कोपिक हो, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो मोमेंटम सदा कंजर्व रहता है। मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस में याद रखें कि जो हमारा टाइम एवरेज टोटल एनर्जी पर एटम है वो रहती है हमारी 1/4 m ओमेगा स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस हाफ सी और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस के यू स्क्वायर। ये हमारी टोटल जो एनर्जी है वो हाफ m ओमेगा स्क्वायर यू स्क्वायर के बराबर आती है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो टोटल एनर्जी के सम के इक्वल होता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लिया गया है।
आगे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वो आइंस्टीन मॉडल और लेटेस्ट हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले हैं जिन पर क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैं कुछ थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर दे रहा हूँ। बेसिकली जो शुरू में थ्योरी आई थी वो थी जूलिंग-पैकेट लॉ की, जिसमें कहा गया कि लेटेस्ट एटम्स जो होते हैं, उन लेटेस्ट एटम के साथ जो एक पर्टिकुलर लेटेस्ट एटम है उसकी 3 काइनेटिक एनर्जी टर्म होती हैं और 3 पोटेंशियल एनर्जी टर्म होती हैं। तो टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 6 होती है। अगर एक लेटेस्ट एटम है तो उसके साथ एनर्जी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी के हिसाब से 6 × ½ kT होगी, और अगर n लेटेस्ट एटम है तो उनकी एनर्जी 6 × ½ kT × n होगी, मीन्स 3n kT होगी। और CV जब हम डेली अपॉन डेल्टी निकालते हैं तो CV की वैल्यू आती है 3Nk या मीन्स 3R, मीन्स 6 कैलोरी पर ग्राम एटम केल्विन। इसका सिंपलेस्ट मतलब है कि 1 ग्राम एटम के अंदर जितने लेटेस्ट हैं, जितने लेटेस्ट एटम है, उनका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 6 कैलोरी हीट चाहिए। तो ये लॉ देखा जाता है कि हाई टेम्परेचर पे काफ़ी सफल रहता है, लेकिन लो टेम्परेचर पर जूलिंग-पैकेट लॉ फेल हो जाता है। उसी की भरपाई करने के लिए एक मॉडल आया जिसे हम बोलते हैं आइंस्टीन मॉडल ऑफ लेटेस्ट हीट कैपेसिटी। तो आइंस्टीन ने कहा कि जो लेटेस्ट एटम हैं वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और उनकी एनर्जी जो होती है वो एक लेटेस्ट एटम की जब वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है तो उसकी एनर्जी h⁻⁴ होती है। और अगर हमारे 3n नंबर ऑफ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, n हमारा टोटल लेटेस्ट एटम्स है और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 1 के करस्पॉन्डिंग, तो 3n h⁻⁴ जो है वो एनर्जी हो जाएगी। और अगर हम डेली अपॉन डेल्टी करेंगे तो CV निकलेगा और CV की वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी। यहाँ जो तरीका है वो उसी तरीका से भरा कर रखा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है। जो ऑक्यूपेशन इंडेक्स होता है, मीन्स एनर्जी h⁻ रखने की टेम्परेचर T पर जो प्रायिकता है उसे हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन इंडेक्स। उसकी वैल्यू हो गई 1/e⁻⁻kT-1। अगर इस ऑक्यूपेशन इंडेक्स में हाफ जोड़ देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हाफ कॉट हाइपरबोलिक h⁻/2 kT हमारा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। उसके बाद अगर हम आइंस्टीन मॉडल से देखें तो हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है h⁻ एनर्जी रखता है, टेम्परेचर T पर उसके पाए जाने की प्रायिकता ऑक्यूपेशन इंडेक्स के बराबर है। n टोटल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो इनको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिलेगी, तो वही इसमें एनर्जी ऑब्टेन हो जाती है। उसके बाद हम CV निकालेंगे तो डेल्यू अपॉन डेल्टी ले लेंगे, और डेल्यू अपॉन डेल्टी जब इसका हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि CV जो है हमारा एक्सप्रेशंस लो टेम्परेचर पे वो e⁻⁻h⁻⁰kT होगा। तो ये रिजल्ट आता है इसमें, लेकिन एक्सपेरिमेंटल देखा जाता है कि CV जो है वो इसके हिसाब से वेरी नहीं करता, रेदर देन T³ पर निर्भर करता है। तो ये T³ फॉर्मूला है डेबाई थ्योरी का कि CV की जो वैल्यू है डेबाई के हिसाब से 12/5 π4 Nkb T अपॉन डेबाई टेम्परेचर की पावर क्यूब, या इसे हम लिख पाएंगे 234 Nkb T अपॉन डेबाई टेम्परेचर की पावर क्यूब। तो काफ़ी पूछा जाता है CV, अगर तीनों के हिसाब से पूछा जाए तो CV की वैल्यू 3R, ये तो बताता है जूलिंग-पैकेट लॉ, और CV की वैल्यू लो टेम्परेचर पर एक्सपोनेंशियल वेरी करती है, ये बताते हैं आइंस्टीन, और डेबाई कहते हैं कि CV की वैल्यू T³ पर वेरी करती है लो टेम्परेचर पर। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं सारे। जो लिमिटेशंस है आइंस्टीन मॉडल की, वो सबसे बड़ी लिमिटेशंस ये है कि उन्होंने ये माना कि ऑल द फ्रीक्वेंसी पे सारे जो हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं वो ऑसिलेट करते हैं और सबकी जो एनर्जी है वो समान होती है। और एनर्जी समान का कारण है कि जितने भी लेटेस्ट के एटम्स हैं वो सब एक ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं। तो डेबाई ने इस मॉडल को बाद में संशोधित किया और कहा कि बेसिकली ईच एंड एवरी मोमेंट पे सारे के सारे हार्मोनिक ऑसिलेटर सेम फ्रीक्वेंसी से नहीं ऑसिलेट करते, रेदर देन उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और वो फ्रीक्वेंसी 0 से लेके एक मैक्सिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक फ्रीक्वेंसी रखते हैं, और वो जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो डेबाई फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है जो डेबाई है हमारा, और डेबाई मॉडल जो है आज की डेट में एक्सपेरिमेंटल काफ़ी मैच कर रहा है, हालांकि उसमें भी कुछ संशोधन हुए हैं बाद में। तो ये याद रखें, ये मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहा था, आइंस्टीन मॉडल और डेबाई के मॉडल को डिस्कस कर रहा था। डेबाई टेम्परेचर में ये याद रखें कि इसकी वैल्यू h⁻/Kb 6π² n/v⁻⁴। यहाँ पे जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी है, Kb हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, n लेटेस्ट एटम्स है और v वॉल्यूम है। तो कई बार इस तरीका से सीधे सीधे फॉर्मूले भी रखे मिल जाते हैं पेपरों में, तो इसको भी याद करके रखें। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर पूरी साल के अगर सब कंपटीशनों का एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेगा
तो उनमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा CV का, CV बराबर 12/5 kb T अपॉन TD की पावर क्यूब। कई बार ऐसे लिखा मिलता है। थीटा जो है जवाई टेम्परेचर है, याद रखें। जवाई टेम्परेचर को कुछ बुक TD से लिख देती हैं, TD का मतलब जवाई टेम्परेचर, तो TD करस्पॉन्डिंग टू थीटा भी होता है, तो याद रखें। तो एक इंपॉर्टेंट है, वन डायमेंशंस के अंदर डेंसिटी ऑफ मोड की जो वैल्यू है ओमेगा से लेके ओमेगा प्लस डी ओमेगा तक कितने लेटेस्ट एटम की संख्या होगी, वो L अपॉन पाई डी के अपॉन डी डब्ल्यू होती है, या हम इसे इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं L अपॉन पाई डी ओमेगा अपॉन डी ओमेगा बाई डी के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस है। कई बार 1D में ओमेगा के रिलेशंस हमें दे देता है और डेंसिटी पूछता है ओमेगा और ओमेगा से डी प्लस ओमेगा प्लस डी ओमेगा तक कितनी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं, तो इस फॉर्मूले से निकलती हैं। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, खासतौर से 1D के लिए है। तो इसके लिए 1D के करस्पॉन्डिंग में कहूँगा इसमें 2D और 3D का भी बनाएं। अगर इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अगर ना बना पाए तो मुझसे पूछें, मैं आगे डिस्कस करूँगा। डेंसिटी ऑफ मोड 3 डायमेंशंस में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो n जो है, n की वैल्यू होती है L अपॉन 2 पाई की पावर क्यूब। ये हमारा जो वेव वेक्टर होता है वहाँ से हम इसे लेकर आते हैं L अपॉन 2 पाई बाई 3 और 4/3 पाई के क्यूब। ये तो रहता है हमारा इन केस ऑफ 3D में, और L अपॉन 2 पाई क्यूब तो ये एज सच लिख दें और k की जगह पे लिख दें ओमेगा अपॉन v, तो ओमेगा क्यूब अपॉन v क्यूब बन जाएगा ये। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से वैल्यू मिलेगी v, क्योंकि L क्यूब को ले लिया गया है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो ये वैल्यू आएगी हमारी v ओमेगा क्यूब अपॉन 6 पाई स्क्वायर v की पावर क्यूब। तो यहाँ पे देखें कि जो हमारे नंबर ऑफ मोड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मोड्स की संख्या, वो किसका फंक्शन है, v का फंक्शन है। वो n जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, ओमेगा क्यूब का, और n फंक्शन है 1 अपॉन v क्यूब का। तो कई बार क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं कि n किस पर निर्भर करता है, तो n इन पर निर्भर करता है। और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हम कैसे निकालते हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, कि ये n फंक्शन है हमारा w का, तो dn अपॉन dw कर लें। मीन्स ओमेगा से जैसे ही हमारा फ्रीक्वेंसी ओमेगा प्लस डी ओमेगा होती है, यहाँ पे मोड ऑफ वाइब्रेशन की संख्या n से लेके n प्लस dn हो जाती है। तो n प्लस dn को n से सब्ट्रैक्ट करें और यहाँ ओमेगा प्लस डी ओमेगा को माइनस ओमेगा से करें, तो वहाँ से देखेंगे हम ऊपर से dn बचा रह जाएगा और नीचे से dw। तो dn अपॉन dw जो है उसकी वैल्यू निकाल लें, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। जैसे इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा vw स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर v क्यूब हमें यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ से ही जवाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी निकल के आती है। अगर हम इसी को हम क्या करेंगे, dw तक इसको यहाँ से dw इसके साथ साथ दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दें और इंटीग्रेट कर दें इसे 0 से लेके wd तक। तो 0 से wd तक जैसे हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा 6 पाई स्क्वायर न्यू क्यूब n अपॉन v। और जब हम इसे kd निकालेंगे जवाई वेव वेक्टर, तो wd अपॉन म्यू कर देंगे, म्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, तो 6 पाई स्क्वायर n अपॉन v की पावर 1/3। बहुत पूछे जाने वाले फॉर्मूले हैं, दोनों ही लगातार पूछे जाते हैं कंपटीशंस की दुनिया में, तो सदा इन्हें रिमेंबर भी रखें और थोड़ा सा निकालना भी सीखें इनको। तो ये वैल्यू जो है हमारी kd की वैल्यू 6 पाई स्क्वायर n अपॉन v की पावर 1/3 होती है, और जो हमारी जवाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 6 पाई स्क्वायर न्यू क्यूब n अपॉन v होती है। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी भी चेक कर लें किस किस पर निर्भर कर रहा है, और जवाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की पावर 1/3 पर निर्भर करती है। कई बार तो ऐसे ही पूछ लेता है इस क्वेश्चन को, तो ये भी याद रखें। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ जो मैं डिस्कस कर रहा था। जवाई को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। थर्मल एक्सपेंशन डिस्कस करता हूँ कि जब हमारे लेटेस्ट एटम्स वाइब्रेट करते हैं, SHM करते रहते हैं अपनी मेन पोजीशन पे, और जब उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, उनको जो हमारे लेटेस्ट के एटम है उनको हीट हम देते हैं, तो फिर हमारी एनहार्मोनिसिटी पैदा होने लगती है। लेटेस्ट का एटम अपनी मेन पोजीशन से एक तरफ जाता है, फिर वापस आता है, फिर दूसरी तरफ लेफ्ट में जाता है, फिर वापस आता है। जब तक उनके ऑसिलेशन दोनों तरफ समान रहते हैं तब तक एनहार्मोनिसिटी पैदा नहीं होती। लेकिन जब लेटेस्ट का एटम एक पोजीशन की तरफ ज़्यादा जाना शुरू कर देता है, दूसरी तरफ कम जाता है, तो एनहार्मोनिसिटी टर्म्स पैदा हो जाती है, और वो एनहार्मोनिसिटी टर्म्स होती है Gx3। लगातार जब हम टेम्परेचर देते चले जाते हैं तो पोटेंशियल में एक टर्म और पैदा हो जाती है, उसको कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाइब्रेशन एट लार्ज एम्पलीट्यूड, ये होती है Fx4। तो ये तो हार्मोनिक टर्म थी, ये हमारी एनहार्मोनिक टर्म है, और ये हमारी जो टर्म है वो सॉफ्टनिंग ऑफ वाइब्रेशन एट लार्ज एम्पलीट्यूड ये होती है। इसमें ये भी याद रखें कि C की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, G उसके बाद, और F सबसे कम होता है इनके अंदर। ये अगर ये दोनों टर्म ना हो, G और F हमारा 0 रहेगा जब तक, तो Ux की वैल्यू Cx² होगी।
तब तक कोई सॉलिड ना तो लिक्विड बन पाएगा और ना ही सॉलिड कभी वेपर बन सकता है। तो जो सॉलिड हमारा लिक्विफाई होता है उसके पीछे ये टर्म्स जिम्मेदार होती हैं, ये ऑलवेज रिमेंबर रखें। उसके बाद अगर हम एक्सपेक्टेशन एक्स निकालते हैं, जब ये टर्म्स एग्जिस्ट करती है, खासतौर से ये टर्म और ये टर्म्स, तो जब हमारा एक्सपेक्टेशन एक्स की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो -∞ से +∞ dx, जिसका भी एवरेज हम एक्स का निकालना चाहते हैं पोजीशन का, e की पावर -β अपॉन -∞ से +∞ dx e की पावर -β, जहाँ ux जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है जो x का फंक्शन है, बीटा 1/kT है। यहाँ पे इस ux की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन से यहाँ से पुट कर देते हैं और जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिलती है 3g/4c² kb/t, जो कि हमें पता चलता है कि एक्सपेक्टेशन x जो है वो हमारा टेम्परेचर T का फंक्शन है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्सपेक्टेशन x की वैल्यू हमारी फाइनाइट वैल्यू प्रोवाइड करती है, और फाइनाइट वैल्यू का मतलब है कि दोनों तरफ को जो एवरेज है वो शून्य नहीं आ रहा है, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो है बराबर तौर पे ऑसिलेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ इन दोनों टर्मों में देखें, इन जनरली ये होता है कि जी की जो वैल्यू है वो हमारी कम होती है, सी हमारा बहुत ज़्यादा होता है, तो ये टर्म बहुत कम आती है। और यहाँ पर डिपेंडेंसी के तौर पर हम देखें तो एक्सपेक्टेशन एक्स किस किस पर निर्भर कर रही है, इस कांस्टेंट पे, और किस किस पर टर्म पर निर्भर कर रही है, इस कांस्टेंट पे, और किस पर निर्भर कर रही है, टेम्परेचर पे। और सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी किस पे है, टेम्परेचर का लीनियर फंक्शन है ये। अगर हमारा एक्सपेक्टेशन एक्स 0 आए तो समझें कि तब तक ये टर्म दोनों पिक्चर में नहीं आएंगे, तब तक जो हमारा लेटिस का सॉलिड का जो लेटिस एटम है वो दोनों तरफ को बराबर बराबर जा रहा है, पॉजिटिव में भी उतना ही जा रहा है, नेगेटिव में भी उतना जा रहा है, तो उसका एक्सपेक्टेशन एक्स 0 आएगा। तो याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये, और ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कई बार। फर्मी एनर्जी जो है वन डायमेंशन में kF जो होता है उसकी वैल्यू n π/L रहती है, और nF जो है फर्मी जो n हमारा कहलाता है, यहाँ पे मैं बता दूं nF की जो वैल्यू है वो हमारी रहती है यहाँ पे n/2, क्योंकि हम सब जानते हैं ये हमारा फर्मी क्वांटम नंबर कहलाता है कि जो एक पर्टिकुलर क्वांटम नंबर के अंदर जो लेटेस्ट एटम्स हैं वो केवल 2 फिल किए जा सकते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से। तो यहाँ से जो वैल्यू है EF की वो होती है हमारी h²/2m n π/2L का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वन डायमेंशन में जो फर्मी एनर्जी है वो n/L के स्क्वायर पर निर्भर करती है, मीन्स डेंसिटी के स्क्वायर पर, इन केस ऑफ 1D। 2D में मैंने बताया था निर्भर करती है डेंसिटी के प्रोपोर्शनल, और 3D में निर्भर करती है डेंसिटी की पावर 2/3। मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इस कंसेप्ट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फर्मी ड्राग के लिए हमसे पूछा जाता है कि फर्मी ड्राग के लिए ऑक्यूपेशन इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, तो 1/E - μ/kBT + 1, ये हमारा ऑक्यूपेशन इंडेक्स कहलाता है। यहाँ पे म्यू केमिकल पोटेंशियल, E एनर्जी और T टेम्परेचर है, ये ऑक्यूपेशन इंडेक्स है। अगर हम अनऑक्यूपेशन इंडेक्स एक बार कंपटीशन में पूछा गया तो अगर 1 - F ही कर देंगे तो ये हमारा कहलाएगा, यहाँ पे भी 1 कर दें तो ये हमारा कहलाएगा अनऑक्यूपाइड इंडेक्स। 2 तरीका के इंडेक्स होते हैं, एक ऑक्यूपाइड एक अनऑक्यूपाइड, मीन्स या तो स्टेट हमारी ऑक्यूपाइड होगी या अनऑक्यूपाइड होगी, और ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड का जो नेट सम है वो 1 होगा। तो अगर हम एक को ऑक्यूपाइड को निकाल लें तो अनऑक्यूपाइड को 1 करके निकाल सकते हैं। तो ये भी पूछा जा चुका है कंपटीशंस की दुनिया में, इंपॉर्टेंट है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 3D में जो फर्मी वेव वेक्टर है उसे सिंपली याद कर लें, 3π² n/v⁴ होता है, जो अभी हमने यहाँ पे निकाला था उसी से लिया जाता है फर्मी वेव वेक्टर। वहाँ पे 6 की बजाय यहाँ पे वैल्यू 3 आती है, बाकी पैटर्न करीब करीब सेम ही रहता है। तो फर्मी वेव वेक्टर की वैल्यू 3π² n/v⁴, और यहीं से हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो अपने होमवर्क में करके भी देखें इसे कि KF अगर हमें पता है तो PF कैसे निकालें, उसको हम निकालेंगे h/kF से, और अगर फर्मी वेवलेंथ कहता है तो h/pF से निकाल लें, और अगर फर्मी एनर्जी कहता है तो EF की वैल्यू को pF²/2m से निकाल लें। तो केवल और केवल मैं कहूँगा कि KF याद रखें 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3D में, और इन फॉर्मूलों को याद रखें तो कोई भी फॉर्मूला हम टाइप कर सकते हैं। तो ये मैंने एक ब्रीफ आइडिया आपको दे दिया है। डेंसिटी ऑफ ऑर्बिटल्स की जो वैल्यू है वो हमारी रहती है dn/d, उसकी वैल्यू 3n/2e होती है। n जो है टोटल नंबर ऑफ लेटेस्ट एटम्स है, और E एनर्जी है। तो ये भी फॉर्मूला हमारा सिंपल सीधा पूछ लिया जाता है कई बार। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में थी जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस इस वीडियो से आते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये मैंने सॉलिड स्टेट रिवीजन की वीडियो दे रखी हैं
इनसे निश्चित तौर से आप सबको लाभ मिलेगा और ये तेजी के साथ रिवीजन में काम आएंगे। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।